तो आज की हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं। आज मैं एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है निमित्त उपादान। अब निमित्त शब्द तो आप सबने बहुत सुना ही होगा। एकता और मैंने कुछ ज्यादा ही सुना होगा, उसके बोला होगा, सुना का होगा। बोलती रहती है। बट उपादान शब्द शायद कम लोगों ने सुना होगा, या उसकी सही समझ तो बिल्कुल भी नहीं होगी शायद, और सुना भी कम ही होगा। इसमें आज हम सब समझते हैं इसको, क्या तो होता है निमित्त और क्या होता है उपादान। ये दो शब्द आप नोट करें। कोई भी कार्य होने के लिए ये दोनों होने आवश्यक हैं। दोनों में से अगर एक भी ना होगा तो काम नहीं होगा। निमित्त भी होने आवश्यक हैं और उपादान भी होना जरूरी है। उपादान क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। उपादान होता है उस चीज की अपनी योग्यता। अगर उसकी ऐसी योग्यता ही ना हो तो निमित्त उसको कितने भी मिल जाए, उसमें वो कार्य नहीं हो सकता। अगर हमने आम को आम का बीज बोया है और हम चाहें कि उसमें से अमरूद निकल आए, तो निकल सकते हैं। चाहे जितने मर्जी निमित्त उसके साथ लगा दें, उसके साथ अच्छी से अच्छी खाद दें, अच्छे से अच्छा पानी दें, पूरा उसको क्लाइमेट दें, जैसा चाहिए सब कुछ आप व्यवस्था वैसी कर दें, पर उसमें से आम के बीज में से केले का, तरबूज का, पपीते का कोई पेड़ नहीं निकल सकता। उसमें से जब निकलेगा तो आम का ही निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है आम का भी ना निकले, फुस हो जाए बीज, पर किसी और चीज का नहीं निकल सकता उसमें से। तो ये होती है उपादान गत योग्यता। शब्द है उपादान, उसकी योग्यता जैसी है। उपादानगत योग्यता जो होती है, मतलब उसी अनुसार कार्य होता है। हर चीज के कार्य के लिए उपादान ही कारण होता है। निमित्त तो सहायक होता है, कारण नहीं होता है। दोनों में चीज का फर्क को समझना है। एक है कारण और एक होता है सहायक कारण। सहायक बोल लो। तो कोई भी कार्य हो रहा है, इस चीज के लिए हम एक सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, ठीक है। अब इसमें कुम्हार ने घड़ा बनाया। अब इसमें जो उपादान कारण है वो है एकमात्र मिट्टी। मिट्टी, ठीक है। भाई किसका ऑडियो ऑन है? ये अंकित का, अंकित का है शायद। तो इसमें क्या है कि उपादान कारण एकमात्र है उसके अंदर मिट्टी, और निमित्त कारण उसके अंदर कौन कौन बताएगा, कितने कितने हैं बताओ, सब बोलो। निमित्त क्या क्या है उसके अंदर? निमित्त है उसका बनाने वाला। दोबारा बोलो। था हाँ, कुमार, कुम्हार, ठीक है। मिट्टी, और मिट्टी, मिट्टी, नहीं, आग, मिट्टी तो आग, हमने बोला ना, मिट्टी तो उपादान उसका कारण है। घुमाने वाला चक्र है उसका। चाक। हम्म। और जिस उसके चीज में वो बनेगा उसकी योग्यता, जिसमें वो बनेगा मूर्ति बनेगी या वो उसका कारण। हाँ, जितने भी निमित्त ऐसे, ये अब आप समझ लीजिए, जो चाक है, जो उसके वो जितने भी औजार हैं, जो कुम्हार है, ये सब चीजें हैं निमित्त। पर इसके अंदर उपादान कारण है सिर्फ एक, जो है मिट्टी। मिट्टी की योग्यता ना हो तो आप उसके अंदर जितनी मर्जी कलाकारी करते रहो, कार्य नहीं होगा। और मिट्टी अगर सही नहीं है, बालू मिट्टी की जगह उसने कोई रेत ले ली, कुछ और ले लिया, तो वो सारी चीजें जितनी मर्जी वो मेहनत कर ले उसमें बेकार है। अभी हमें कई बार ऐसा लगेगा, अभी बीच बीच में डिस्कशन के टाइम पे, कि भाई निमित्त भी अगर सही नहीं है तो कार्य कैसे होगा। बट जब कार्य होना होता है तो निमित्त अपने आप मौजूद हो जाता है। निमित्त को मतलब एक सहायक माना है, कि वो उसकी रिक्वायरमेंट तो है, हम उसकी रिक्वायरमेंट से कहीं मना नहीं कर रहे, पर वो उसका कारण नहीं है। यहाँ मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ वर्ड पे, कारण। उसका कारण नहीं है, मतलब वो उसका जिम्मेदार नहीं है उसको करने का। जैसे कि आज अगर मुझे प्रॉफिट होना है, कुछ 10 लाख रुपए की मेरी कमाई आनी है,
मैंने एक आलोक भाई के साथ एक डील करी और आलोक भाई ने मेरे को कहा तू यहाँ एक ये कंटेनर मंगा ले, 10 लाख रुपए तेरी कमाई आ जाएगी। मैंने इनके कहे अनुसार पैसे लगा दिए और 1 हफ्ते में 10 दिन में मेरे को ये 10 लाख रुपए की कमाई भी आ गई। अब हमें ऐसा लगता है कि अरे भाई आलोक भाई की वजह से हमने कमा ली, पर क्या मैंने आलोक भाई की वजह से कमाए? अब आप इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और वो अपना चार्ट को ले आइए वापस दिमाग के अंदर, किसकी वजह से कमाए हमने? द्रव्य कर्म। अपना जो द्रव्य, हाँ, द्रव्य कर्म की वजह से। 9 कर्म तो वो 10 लाख रुपए हैं, पर कमाई किसकी वजह से? उस द्रव्य कर्म की वजह से। जब मेरा द्रव्य कर्म उदय में आया तो मुझे वो 10 लाख रुपए की का नामक 9 कर्म मेरा उदय में आ गया। मेरे को आज से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गए। बट अब मैं कहूं कि आलोक की कोई रोल है कि नहीं है फिर इसमें? तो है ना भाई, आलोक भाई निमित्त कारण बन गए मेरे। मेरा कार्य होना था, वो निमित्त कारण बन गए। तो भाई निमित्त कारण बने तो उनकी कुछ जिम्मेदारी है? नहीं, जवाबदेही कुछ नहीं है। आलोक भाई मुझे 100 सलाह देते, पर अगर मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं होना होता ना, मैं उनके अनुसार लगा भी देता तो मेरा कंटेनर कहीं फंस जाता, मेरी कुछ और अड़चन आ जाती, मेरा काम नहीं होता, या मेरे पैसे नहीं लग पाते, मेरे को माल नहीं मिल पाता, व्हाट्सोएवर 1000 कारण हो जाते, पर मेरे को प्रॉफिट नहीं होता। तो इसमें उपादान है, उपादान क्या हुआ इसमें? उपादान मेरे कर्म। मैं हूं ना स्वयं जिम्मेदार जो है, उसके मेरे कर्म की वजह से मुझे पैसा मिला। जो मुख्य, उसमें कुमार की नहीं हुआ उपादान? कि कुमार कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। कुमार तो एक निमित्त है, वो कारण उसकी मिट्टी है। जो चीज वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि हम लोग, कुमार तो हर चीज का घड़ा बना देगा। कुमार तो जैसे और की चीज बना नहीं, मतलब और किसी चीज का कैसे बना पाएगा? उसमें मिट्टी में योग्यता नहीं होगी, ये मैंने बोला। और कोई उसको खराब मिट्टी हाथ लग जाए तो उसको घड़ा बना देगा क्या उसका? वो मिट्टी में अगर योग्यता नहीं है कन्वर्ट होने की, तो वो उसको बना सकता है क्या कुमार? बट जैसे बिना कुमार के भी तो वो चीज नहीं बन सकती। ठीक है, हमने तो पहले ही बोला, ये तो हमने सबसे शुरू करते फर्स्ट लाइन में बोला कि दोनों चीज होनी चाहिए, निमित्त भी होना चाहिए, उपादान भी होना चाहिए। हमने तो निमित्त की कभी भी अस्तित्व को मना ही नहीं कर रहे ना, कि कुमार भी 100% चाहिए। पर हमने ये बोला कि वो घड़ा कैसा बना, घड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है, अच्छा है, वो है, ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है? ये मिट्टी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वो घड़ा मजबूत बनेगा, अच्छा बनेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। मिट्टी खराब है तो कुमार ने तो उस पर उतनी ही मेहनत करी, वो घड़ा बन भी जाएगा, वो 2 दिन में फूट जाएगा, मिट्टी खराब है तो उस घड़े की जो अपनी कारण है उसका, वो उसका दोनों कारण है, निमित्त कारण, उपादान कारण। हम दोनों की योग्यता पे कहीं शक नहीं कर रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि काम किसके हिसाब से होगा? काम उपादान के अनुसार होगा। उसका जिम्मेदार कौन है काम का? वो उपादान कारण है जिम्मेदार। जो अभी हम समझते हैं, ये पहले मैंने आज सुबह भी जो व्हाट्सएप लिखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के डे टू डे में आने वाला है। कैसे? क्योंकि हमारा जो सारा दिन का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा सारा, हम जिस पे टारगेट करते रहते हैं, वो हम निमित्तों पे टारगेट करते रहते हैं। अगर आज समझो मेरे को मेरी पत्नी ने जली हुई रोटी सर्व कर दी, तो उसका, अब बताओ, निमित्त कारण कौन और उपादान कारण कौन? रोटी उपादान। नहीं, मेरे कर्म। कर्म उपादान हुए ना। मेरे कर्म उपादान है ना, कि मेरे कर्म खराब थे तो मेरे को ऐसी रोटी मिली। और रोटी तो निमित्त है, पत्नी निमित्त है, ये सब चीजें तो निमित्त है, वो सारे निमित्त है। अगर पत्नी नहीं देती, जैसे एक पहले भी उस दिन एग्जाम्पल आया था कि वो कठपुतली वो लगती है, तो एक तवाबी ने जैसे मैसेज लिखा था ना, भाई उसका नुकसान हो, उसको चोट लगनी थी, कठपुतली से नहीं लगती तो किसी और से लग जाती। निमित्त तो बहुत सारे बदलते रहते हैं। जो उस समय उपस्थित होता है ना, उसके माथे तिलक कर दिया जाता है कि तू निमित्त है। जब कार्य होता है तो जो उपस्थित है, उसके बनने में जो जो कार्य में उपस्थित हुए, उन सबके नाम सिरे चढ़ जाता है कि भाई तू निमित्त है, तू निमित्त है। आज कुमार नहीं है और कुमार का बच्चा खेल रहा था तो उसने बना दिया घड़ा, या वो ऐसी टेढ़ा मेढ़ा बन गया, जो भी है, तो भाई क्या हुआ? भाई इसने बनाया, ये निमित्त बन गया। अब जिसके हाथों बना वो निमित्त, जो जो उस समय वहां पे मौजूद थे,
उन सब के नाम पे तिलक हो जाता है कि भाई तुम सारे निमित्त हो। पर निमित्त 100 उपलब्ध हो पर उपादान ना हो तो कार्य नहीं होता। निमित्त तो समझ में आ गया, उपादान प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा। निमित्त तो समझ में आ गया कि उपादान इज लाइक मेन इंग्रेडिएंट। जैसे हम कुछ बनाते हैं तो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो उपादान है कि उसके बिना रोटी तो का हो ही नहीं सकता। उपादान कारण है आटा, खीर का उपादान कारण है दूध। मतलब जो उसकी जो चीज है जो कन्वर्ट हो रही है, जो उसका जिसमें परिणमन हो रहा है, जो उसका मुख्य कारण है। दूध अच्छा तो होगा रोटी देना उपादान कैसे हुआ? कर्म। तो को रोटी किसके हिसाब से मिल रही है भाई? अगर तेरे कर्म में है तो ही तो रोटी मिल रही है ना। ये अभी जो है ना, अब आपकी पुरानी सारी क्लासेस ना मर्ज होती चली जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको उठा के लाया, अब ये रोटी हमारा क्या है, कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। नौ कर्म। किसके हिसाब से मिलता है नौ कर्म? द्रव्य कर्म के हिसाब से। हाँ, अभी आलोक से पूछो, वो कंफ्यूज हो रहा है ना। किसके हिसाब से मिलता है भाई आलोक? वो द्रव्य क्रम से मिलता है ना 9 क्रम तो फिर रोटी किससे मिली हमें? हमारे द्रव्य कर्म के उदय के बिना रोटी मिल सकती है क्या? कर्म के उदय के बिना रोटी जैसी मिलनी होगी। कर्म का उदय हमारा नेगेटिव, अगर हमारा जली 9 रोटी, क्रम तो जली हुई रोटी हुई ना। हाँ ठीक है। रोटी तो हमारा द्रव्य क्रम होना चाहिए ना। अरे जली हुई रोटी हमारा 9 क्रम हुई। जली हुई है चाहे कैसी भी है, रोटी तो द्रव्य कर्म 9 कर्म हो गई। पर वो मिला किसकी वजह से? उसका कारण कौन है? वो 9 कर्म हमें किस वजह से मिला? जितने भी 9 कर्म है वो हमें द्रव्य कर्म से मिलते हैं। वहां हमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। जो भी मिला है हमारे द्रव्य कर्म से मिला है। अच्छी रोटी मिली तो हमारे द्रव्य कर्म से मिली, बुरी रोटी मिली तो द्रव्य कर्म से मिली। ये थोड़ी है कि अच्छी रोटी किसी और वजह से मिल रही है और बुरी किसी और वजह से। सब कर्म का उदय है। अच्छा कर्म का उदय आता है तो अच्छी चीजें मिल जाती है, बुरा कर्म का उदय आता है तो बुरी चीजें मिल जाती है। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? रोटी मिलना आपके उदय अनुसार है। आपका आज जैसा उदय आएगा आपको वैसी रोटी मिलेगी। समझ रहे हो? चिंता में पड़ इससे गया मुझे लोग। भी कंफ्यूजन है। हाँ, आप भी बोलो। क्या पता आपके साथ साथ आलोक भाई की भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मतलब यही बात कि जैसे उपादान जो है आपने बोला कि वो मेन इंग्रेडिएंट है, तो जितने एग्जांपल्स अभी डिस्कस हुए हैं उन सब में मुझे 2-3 मेन इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं कि जिनके बिना ये इवेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये वो चीज पदार्थ तो फिर क्लियर कर्म ही हो गया, एक तरह से जो भी हुआ कर्म ही हो गया, द्रव्य कर्म हो गया। हाँ, तो घड़ा बनने में क्या द्रव्य कर्म है? घड़ा तो मटेरियलिस्टिक चीज है ना। अब हम उसमें डिस्कस करेंगे तो वो मिट्टी है उसकी योग्यता। पर अगर हमें जो भी मिल रहा है तो उसमें हमारे सब चीजों में लगभग द्रव्य कर्म ही हमारे उपादान कारण होते हैं। हमें जो भी मिल रहा है, सुख दुख भला अच्छा बुरा, सब चीजों में द्रव्य कर्म ही हमारा उपादान कारण आएगा घूम फिर के। आप कहीं भी पहुंचते चले हो, अब निमित्त कोई भी बनता चला जाए। अभी भाभी का प्रश्न आया कि जैसे उपादान एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज उपादान कारण जैसे ने खीर बनाई, अब खीर के अंदर चीनी भी उपादान कारण है, दूध भी उपादान कारण है, उसमें चावल भी उपादान कारण है। ये 3-4 कारण है। घड़े में हम कह सकते हैं पानी भी उपादान कारण है, मिट्टी के साथ जो आ रहा है। वो जो चीज में परिणमन हो रहा है, जो चीज बदल रही है, जो अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर रही है उस चीज को दूसरी चीज को बनाने के लिए, वो उसका उपादान कारण है। बाकी चीजें तो उसको खाली हेल्प कर रही है उस चीज को बनने में। मिट्टी और पानी मिले तो ये दोनों तो उपादान बन गए और फिर बाकी सारे निमित्त हैं कि भाई चाक है और वो है। अब उपादान तो आप ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हो कि जो चीज उसमें वो हो गई, कंज्यूम ही हो गई, जो चीज उसके अंदर अपना अस्तित्व ही खो दी। बाकी तो चीजें चल रही है कि भाई आदमी वो घड़ा तो वो कुम्हार तो हजारों हजारों घड़े बनाएगा, वो तो हजारों का निमित्त बनेगा। और वो चाक भी हजारों लाखों घड़े बनाता जाएगा, वो उसके निमित्त बनता चला जाएगा। तो इसमें जो चीज समझने वाली है कि इससे हमारे को जो प्रयोजनभूत बात पे पहुंचना है वो कुम्हार और घड़े वाली पे नहीं, अपने को घूम के अपने डे टू डे वाले मामलों पे पहुंचना है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आज
वही कठपुतली वाला उदाहरण अब यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा कि कठपुतली मेरे आके लगी तो उसका जिम्मेदार कठपुतली चलाने वाला है कि मेरा द्रव्य कर्म है? द्रव्य कर्म नहीं, इसका जवाब होगा कि उपादान कारण तो मेरा द्रव्य क्रम है, बट निमित्त कारण वो कठपुतली चलाने वाला है, क्योंकि मैंने सिर्फ पूछा था कि कारण कौन है, तो कारण दोनों होते हैं, बट निमित्त कारण तो उस दोषी नहीं है, निमित्त कारण का कोई रोल नहीं है, वो तो बस एक वहां पे खड़ा था तो वो बन गया, नहीं होता तो कुछ और होता है, निमित्त बदलते चले जा सकते हैं, पर मेरा उदय कर्म कैसा आएगा इसमें ये डिसाइडेड नहीं होता है कि भाई कि मतलब वही कारण बनेगा, दूसरा भी बन सकता है, कुछ भी कोई भी निमित्त बने, पर मेरा नुकसान होना है तो नुकसान होगा, फायदा होना है तो फायदा होगा। क्लियर हो रहा है कुछ? एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे द्रव्य कर्म और नौ कर्म होते हैं उनके वजह से हमारा उपादान तो फिक्स्ड होता है, निमित्त कुछ भी बन जाए, है ना, चीजों के हिसाब से, नहीं, या जो दोबारा भी दोबारा जरिया बोलिए, बन क्या जाए। क्या बोला, दोबारा अच्छा, बोलिए। नेट नेट हम ऐसा समझे जो हमारे कर्म होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी सिचुएशंस हम फेस करते हैं, उसमें जो उपादान है, राइट, वो तो फिक्स्ड है कि भाई जो भी कर्म होगा या जो भी हमारे साथ घटित होगा वो तो फिक्स्ड है, निमित्त कोई भी हो सकता है, फिक्स्ड है या फिर जैसे फिक्स्ड मान लो, या फिर जो हमें कर्मों के अनुसार मिलेगा, है ना, पर निमित्त कोई भी बन जाए, जो होना है वो तो होना ही है, इसका मतलब उपादान इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, राइट। हाँ, उस उस तरीके दृष्टि से से हम सोच सकते हैं कि इट्स अ रिजल्टेंट, और जो निमित्त है वो अपॉर्चुनिटीज और वो जो हम कहते हैं ना, इन चीजों को मिला के जो संजोग बनाया, उस वक्त जो सिचुएशन में जो जो चीजें थी, वो उस मोमेंट ऑफ टाइम में ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो इस वजह से वो काम हो पाया, बिल्कुल, ऐसा इंसिडेंट हुआ। हाँ, ऐसा आप तो कह सकते हैं कि जो कार्य होना है उसके अंदर निमित्त कोई भी बन जाए। मेरा आज कर्म का उदय ऐसा आ रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए प्रॉफिट होने हैं। अब वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट होने के लिए कभी आलोक जिम्मेदार बन गया, आलोक नहीं बनता तो अमित बन जाता, अमित नहीं बनता तो अंकित बन जाता, नहीं तो मेरे को कहीं से लॉटरी मिल जाती, कहीं से मुझे कुछ भी हो जाता, मेरे पुराने कोई कहीं से गड़ा निकला था, जो भी है, मेरा उपादानगत योग्यता थी कि आज मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होना है। अब निमित्त कोई भी हो, कोई भी बन जाए, निमित्त से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोगों उपादान का ऑल्टरनेटिव वर्ड हो गया क्या द्रव्य कर्म? हैं? उपादान का ऑल्टरनेटिव वर्ड बोल सकते हैं हम द्रव्य कर्म? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस तो रहा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास जो उदय आ रहा है उसके लिए एक उपादान, मैंने अभी बोला ना, घड़ा बन रहा है तो घड़े को थोड़ी ना द्रव्य कर्म है, तो रोटी बनेगी, उसका द्रव्य, उसका उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, तो वो चीजें सब अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि खाली हम एक चीज का ऑल्टरनेटिव वर्ड हो गया। तो आज इस चीज को और अभी तो आप समझते जाओ कि हमने जो एग्जाम्पल लिए उसमें हमारा द्रव्य कर्म, हम उसको उपादान कारण मान रहे हैं, बट बहुत सारी सिचुएशंस आएगी और चीजें बनती चली जाएगी। आज जैसे मैंने अभी प्रॉफिट की बात करी, हमारी आना है तो हमारा उदय कर्म ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें इससे समझने से फायदा क्या है, क्यों हम इस चीज को समझ रहे हैं? इस चीज से सबसे बड़ा हमारा फायदा क्या है कि अगर आप अपना डे टू डे लाइफ को देखोगे तो सुबह से लेकर रात तक आप उपादान की तो बात ही नहीं करते हो, सारी जिंदगी सिर्फ निमित्तों के पीछे भाग रहे हो, निमित्त को ही कारण माने जा रहे हो, निमित्त के ही कोई शाबाशी दे रहे हो, निमित्त को ही गालियां दे रहे हो, सारा लेन देन, सारी समस्याएं आपने ना बस निमित्त कारण को ही मान के बैठे हो कि जैसे निमित्त से ही काम होना है। ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि ऐसा शायद आपकी लाइफ का 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि आप निमित्तों को दोष दिए बिना रह जाओ। हर समय हमारी सारी दृष्टि निमित्तों के ऊपर है। हमारे को रोटी अगर बीवी ने खराब परोस दी तो हम यही कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये कैसी रोटी दे रही है, तो ये दिख नहीं रहा, क्या मैं कैसी रोटी कैसे खाऊंगा? आज मेरे को प्रॉफिट हो गया तो मैं आलोक को शाबाशी दे दूंगा, अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं आलोक को गालियां दे दूंगा। मेरा कुछ भी नुकसान हो गया, किसी ने मेरी को गाड़ी ठोक दी तो मैं उससे जाके लड़ूंगा, किसी ने मेरे से कुछ भी बदतमीजी करी मैं उससे करूंगा, बच्चे बात नहीं मानते तो मैं उनसे लड़ूंगा। मतलब A to Z हमारा पूरा दिन
निमित्तों पे ही अटका पड़ा है। हम निमित्तों के से ही लड़े जा रहे हैं, निमित्तों से ही मतलब भिड़े जा रहे हैं, निमित्तों के कारण ही कर्म बंद करे जा रहे हैं। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है उपादान और निमित्त का, हमें ये पता चल जाए कि ये आज रोटी मेरे कर्म के उदय से आई है, तो इससे हमें क्या एडवांटेज होगा? फिर वापस मैं पिछले चीज से जोड़ रहा हूँ कि अब हमें 9 कर्म तो मिल गया जली हुई रोटी, पर हमारे को एकदम से अंदर से हमें समझ में आ गया ये तो मेरे ही उपादानगत योग्यता है, इसमें निमित्त कारण का कोई दोष नहीं है। अब मैंने नया कर्म बांधने से बच गया। मैंने अब नया भाव कर्म किया नहीं, क्योंकि मैं दूसरे को दोषी नहीं मान रहा, तो किससे भाव कर्म करूंगा? भाव कर्म करा नहीं, मेरा कर्म कट गया। खत्म बात। आज के बाद मेरे को कभी जली रोटी नहीं मिलने वाली उस कर्म के वजह से, क्योंकि कर्म कट गया, नया बंधा नहीं। और नहीं तो आपने बांधा, ये काटा और हाथ की हाथ नया बांध लिया। सारी अनादि से जली रोटियां खा रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे, क्योंकि उसको हम समभाव से एक बार भी नहीं खाया ना। जब तक समभाव से नहीं खाएंगे वो कर्म कटेगा ही नहीं। आप वो कटता है, फिर उस पर रिएक्शन कर देते हो, फिर वो नया कर्म क्रिएट हो जाता है, फिर आगे मौका लगता है, फिर हमें वो जली रोटी खानी पड़ती है, फिर हमें रिएक्शन करते हैं। फिर ये मतलब एक एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ कि जली रोटियां नहीं बनाती हैं बीवियां, बट एग्जाम्पल है कि सारी चीजें मतलब हर चीज जो भी आपकी लाइफ में हो रही है, आप उसको संभाव से नहीं ले रहे हो और वो रिपीटेड 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 होती चली जा रही है। आप देखोगे जो आज आपके साथ हो रहा है वो फिर बार 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 हर थोड़े दिन में यार वही समस्या आ जाती है, हर थोड़े दिन में वही समस्या आ जाती है। बोलो जी। भाई साहब हमारे को जली रोटी मिली, हमने खा ली, और फिर उसके बाद बीवी पूछे रोटी कैसी थी तो हमने बता दे जली थी, तो फिर वो भी हमारा कारण वो हो गया। संभाव हुआ या क्या हुआ? वो हम बताना नहीं चाह रहे थे, हम तो खा ही रहे थे चुपचाप। अब देखो अगर बीवी, अब ठीक है आप तो सच ही बोल रहे हो, अब आपको पर आपको पता है कि इसका रिएक्शन बहुत खराब जाने वाला है, तो उसको अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। एक्चुअली जैसे क्या अगर वो हमें हमारी गलतियां नहीं बताएंगे तो हमें भी कैसे पता चलेगा? तो पता हमें चलना चाहिए ना। प्रैक्टिस में ये होता ही है ना, जब हम खाना सर्व करते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई खाना कैसा बना है। तो इसमें किसका कर्म, मतलब जैसे इन्होंने कुछ भी बोला कि खाना अच्छा बना है या बुरा बना है, व्हाटएवर जो भी, तो उससे मतलब मेरा पूछने का किसके कर्म बंधन होंगे? हमारे भी होंगे और इनके भी होंगे। देखो हम हर चीज ना, जो पुरानी क्लासेस को सबको अगर पकड़ के चलेंगे ना दिमाग में, ये सब आंसर्स अपने आ चुके। कैसे कि आप उसमें ये तो जब बोल रहा है ना, वो तो सिर्फ एक क्रिया है। अब उसके पीछे के परिणाम और अभिप्राय कैसे थे इसके? अगर इसके थे कि चल भाई अब खा तो ली, पर अब जब बीवी पूछ ही रही है तो अब जरा इसको अच्छे से समझा भी दूं फिर कि भाई जली हुई थी, मैंने तो खा ली तेरे की। अब अभिप्राय है ना, अगर सामने वाले का अभिप्राय एकदम नॉर्मल है कि ठीक है भाई आगे ये पूछ ही रही है शांति से, तो मैं इसको प्यार से समझा भी दूं, आगे ऐसी गलती ना हो, ऐसा अभिप्राय है कि भाई तो उसका कर्म बंद नहीं है बोलने वाले का, अमित का नहीं है कि वो बोल रहा है तो। पर आप सुन के भड़क गए तो आपने अपना कर्म बंद कर लिया, और आपने भी उसको पॉजिटिवली लिया कि नहीं भाई ठीक है, मैंने पूछा है तो इन्होंने बताया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे वरना। अपना आराम से, अब मैंने पूछा है तो इन्होंने बताया है तो मेरे को सुधार का मौका मिला है, तो वो आपने भी संभाव से ले लिया, तो किसी का कर्म बंद नहीं है, क्योंकि दोनों के अभिप्राय परिणाम ठीक थे। अब हर चीज में ना सिर्फ क्रिया इन पे शॉर्ट हर चीज में आपका संभाव ही है, मतलब हल। हर चीज को संभाव से लेंगे तो हर चीज में वही लगाना है, सिंगल सा फंडा। भाई वो तो हमने अभी कर्मों के चार्ट में पढ़ा ना, हमारा एग्जिट रूट तो एक ही है हर एक कर्म के उदय में। वही एग्जिट रूट है कि जिस जिस चीज में आप संभाव लेते जाओगे वो एक एक कर्म आपका एग्जिट होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। अब संभाव कैसे लें, उसके लिए हम ये निमित्त उपादान समझ रहे हैं कि संभाव भी ऐसी थोड़ी हर चीज में कोई भी कुछ भी कर दे और हम संभाव में आ जाएंगे क्या। तो हमें उसके पीछे के लॉजिक समझ में आते हैं तो संभाव में आ जाते हैं हम। जब हमें लॉजिक पता चल जाता है कि जैसे समझो कि आज जो है आप समझो नीचे आपकी गाड़ी खड़ी थी, आपकी सोसाइटी में गाड़ी खड़ी थी, और आप एकदम से गए और आपने ना उसकी गाड़ी का ना देखा कि तो शीशा फूटा पड़ा है और बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपको बिना सोचे समझे गुस्सा आ गया, और आएगा ही, स्वाभाविक है। भाई साहब ये शीशा किसने तोड़ा मेरा, पहले वो सामने आए, ये करो वो करो। आप खूब भिड़ने में थे, इतने में सामने से अमित आ गया, क्या भाई वो तेरी गाड़ी का शीशा ना मेरे से ही टूट गया था, अब क्या होगा? ठीक है जीजू कोई बात नहीं, टूट गया लगवा लेंगे। अब कहाँ गया वो सारा गुस्सा? कि पता चला कि दोष अपने ही है,
तो गुस्सा खत्म हो गया। बात को समझने की पोजीशन में हो, समझ रहे हो बात को, कि जैसे ही पता चला कि दोष अपना ही था तो हमारा सारा गुस्सा फुर हो जाता है। अभी हमारे को गुस्सा क्यों आया था गाड़ी का शीशा फूटते, क्योंकि हमें लगा था कि इसी सामने वाले ने हमारा नुकसान कर दिया। और निमित्त जैसे ही अलग पता था चला इसलिए कि हमारे साथ नुकसान से। अपने ही घर से हुआ है तो हमें गुस्सा नहीं आ रहा है। और खाली ये नहीं कि अमित है, मतलब आपको एक्चुअली अंदर से ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। अंदर से ही लगेगा कि यार अपनी तो गलती है भाई, लगवा लेंगे, क्या हुआ, टूट गया तो टूट गया। अब ये सामने वाला आके कोई बच्चा बोले कि भाई अंकल मेरे से टूट गया गलती से, तब वो उतना संभाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोगों को संभाव के लिए भी कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं वो आपको सपोर्टिंग एलिमेंट दे रहा हूँ संभाव में आने के लिए, कि निमित्त उपादान की थ्योरी को अगर आप समझ गए तो आपको पता चलेगा कि आपका हर जो कार्य हो रहा है उसके कारण आप स्वयं हो। और जब आप स्वयं हो तो फिर दूसरे के ऊपर कुछ करने का कारण ही नहीं बचा, अपने आप ही संभाव में आ जाओगे। जहाँ-जहाँ आपको ये बुद्धि आती चली जाएगी कि इसके पीछे का कारण मैं हूँ, इसके पीछे का कारण मैं हूँ, इसके पीछे का कारण मैं हूँ, अपने आप ही शांत होता जाएगा कि नहीं दिमाग? बोलो, क्यों समझ रहे हैं हम निमित्त उपादान को? समझ गए आई बात? उसको इजी करने के लिए ये मैटर समझ लेंगे तो झगड़े थोड़े कम हो जाएंगे। बस वही है, झगड़े क्या प्रतिक्रिया समझ लो, कुछ भी समझ लो, खाली झगड़े हाँ, मतलब रिएक्शन थोड़ी इजी हो जाएंगे। आप खाली इसको नेगेटिव में क्यों लगाना, पॉजिटिव में लगाओ। आज आप 10 लाख रुपए कमा के लाए हो तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बट आपको पता चल रहा है कि यार ये तो मेरे ही कर्म का उदय था, इसमें खुशी मनाने वाली कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपकी खुशी वाली प्रतिक्रियाएं भी कम हो जाएगी, उसमें भी तो कर्म बंधन हो रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है आज यार बहुत बड़ा भाई कुछ, क्या अंकित किचन से बातें कर रहा है क्या तू? कुछ भी लग रहा है, बर्तन मांज रहे हैं, क्या कर रहा है तब से पड़ा है? जब से आ रही बर्तनों की आवाज, पता नहीं क्या ही कर रहा है। भाई साथ साथ पैकिंग भी करो ना, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ इसलिए। फिर भाई एक जगह बैठ जा। म्यूट कर दे अपना। म्यूट बात ही तो कर रहा है, जब भी तो खोल रहा है। उसने प्रश्न पूछा है तो उसके बीच में तुम्हें बर्तन सुन गए। अब ये पता है, हर चीज से आपको एग्जाम्पल समझो, ये बर्तन भी सुन रहे हैं ना, तो ये उसको ही सुनेंगे, उसका ही ध्यान जाएगा जिसकी अपनी अपनी कर्म की योग्यता है। मतलब मेरे को नहीं अब बर्तन निमित्त थे, अब बर्तन निमित्त थे, हाँ अब आप लोगों ने निमित्त को कोसा, जबकि आपका ध्यान भंग होना लिखा था। बस, अब मेरे को नहीं बर्तन सुनाई दे रहे थे, अब पता नहीं ये आपको सुनाई देगा ये बर्तन। इसमें ये चीज होती है कि हमारा उपयोग जिस तरफ जा रहा होता है, वो उपयोग किस तरफ जाएगा, वो जैसा हमारा उदय आएगा वैसे हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। आपको उससे डिस्ट्रैक्शन होना लिखा था तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन हो गए आप उससे, और नहीं होना होता तो बाकी सब भी तो सुन रहे हैं उनको नहीं होता। हर चीज में ऐसे ही होता है, किसी एक कमरे में 6 जने बैठे हैं, एक को ठंड लगने लग जाती है, मौसम तो एक ही है ना उस कमरे का, 6 जनों के हिसाब से कोई अलग अलग तो है नहीं। एक को गर्मी लगने लग जाती है, एक कहेगा यार पंखा चला दे, दूसरा कहेगा पंखा बंद था क्या इतनी देर से, तो मेरे को तो पता भी नहीं चला। किसी का कुछ रिएक्शन, क्योंकि हमारे सबके उदय हर समय अलग अलग है। अब ये नहीं है कि जो भी चीज हो रही है वो सबके लिए सेम हो रही है, क्यों कभी हो ही नहीं सकती। किसी दो जनों का भाव कभी सेम नहीं हो सकता। अगर मतलब 500 जने बैठे एक मूवी हॉल में मूवी देख रहे हैं, एक ही सीन मूवी का देख रहे हैं उस समय, तो भी 500 के 500 लोगों का उस समय दिमाग के अंदर का रिएक्शन अलग ही चल रहा होता है। वो उनके उदय अनुसार चल रहा होता है। किसी का ध्यान पॉपकॉर्न खाने में जा रहा होता है, किसी को मूवी की तारीफ कर रहा होता है, कोई मूवी की बुराई कर रहा होता है, कोई फोन देख रहा होता है अपना, किसी को घर याद आ रहा होता है, किसी को दुकान याद आ रही होती है, किसी को भगवान भी याद आ जाए, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब 500 के 500 लोगों के रिएक्शन अलग अलग ही होंगे हर समय। कभी भी दो तो जनों भैया के इस केस में हमें फिर क्या करना चाहिए, मतलब अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए एक तरीके से। हाँ, वो तो हर चीज का जवाब एक ही है भाभी, हमें अपने आप को न्यूट्रल ही रखना है कि ठीक है भाई, जो होगा हो जाएगा। मतलब कि अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि समझो अगर उसके बर्तनों से हमें खड़खड़ से परेशानी हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई बर्तन बजते रहने दें, उसके चक्कर में हमें क्लास ही नहीं सुनाई दे रही, तो वो भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है। बट एक होता है कि हम उसको उस चीज का जिम्मेदार मानते हैं ना, तो हमारे कर्म का बंद हो जाता है। हम कहते हैं भाई ये आवाज किसकी आ रही है, वो हो सके तो बंद कर लो। एक सहज सा जवाब हो गया। एक हो गया
भाई क्या बर्तन बजाया जा रहा है, क्या तू किचन में बैठा, एक कहने का तरीका है, मतलब कोई गलत नहीं बोला, मतलब एक सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि अपने उस चीज को, सामने वाले को उस चीज का जिम्मेदार मान लेते हैं। हम जिम्मेदार अंकित को मान रहे हैं कि भाई तेरी वजह से हम डिस्टर्ब हुए, तो हमने दोष बांध लिया, कर्म बांध लिया, और हम कहते कि नहीं हमारे को तो डिस्टर्ब तो होना था, ये अंकित तो निमित्त बन गया, अब इसको हम बोल देते हैं भाई अगर हो सकेगा हमारा आगे के कर्म अच्छे होंगे तो ये निमित्त मान जाएगा, आगे के लिए म्यूट कर देगा। और कई बार निमित्त नहीं मानता, या पता चले कि वहां वाला निमित्त तो कर गया, यहाँ पीछे आपके बच्चे आगे बर्तन बजाने लग गए, फिर क्या करोगे उनको कैसे? तो उदय जैसा आता है वो सब होने लग जाएगा, पड़ोसी का डीजे बजने लग गया, कुछ होने लग गया, क्या किसको जाके बंद कराओगे आप? तो बहुत चीजें हो जाती है, हर चीज में हम लोगों को समझना इतना इम्पोर्टेंट यही पॉइंट को है कि हर एक चीज का जिम्मेदार कौन है। हम सही इसमें भैया जैसे जैसे मान लो अब इन्होंने बोला कि मेरी वजह से मान लो शोर हुआ, तो एक तरह से बन गया कर्म। तो इसमें ये भी एक प्रोविजन होता है कि मैंने बोल दिया कि मैंने आपको मतलब इस दोष में नहीं लिया या दोष से मैंने पर्सनली मुक्त किया, तो वो वहीं देर एंड देन खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये जो बन गया वो बन गया। ऐसा आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सामने वाले को उसके कर्मों से बरी कर दो। ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर आपने अपना भी मान लिया उसको साथ में बोल के कि तू अपना देखना, अपने निमित्त पे ध्यान नहीं दे रही, अपने उपादान पे ध्यान दे रही है, मतलब उपादान पे ध्यान नहीं दे रही, निमित्त पे दे रही, तो ये तो आपने भी बांध लिया काउंटर करके, और आप उसको आराम से कहते हैं अच्छा भाई अब मैं आगे ध्यान रखूंगा, तो आप शांति से नहीं, उसको लेकिन अब जैसे मान लो मैंने बोला, तो उसमें मंशा जो थी वो उस तरह की नहीं थी कि उनको ठेस पहुंचाई जाए, और एक मंशा होती है कि यार नहीं उसको बदला लेने वाली, तो उसमें भी फर्क है। या बदला लेने वाली कोई ऐसा, देखो हम कोई जानी दुश्मन तो है नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे तो है नहीं कि बदला लेंगे। बदला क्या होता है, परिवार में तो ऐसा बोलना ही बदला हो जाता है कि यार तो उसको बोलोगे तुम चुप हो जाओ, कहेगा यार तू अपने कान बंद कर ले, तू ये तो उसको भाई बोलेगा बहन तू की इधर बात कर ले, ज्यादा होती उसको है। कहेगा तू उसको रूम में जाके बैठ जा। अब यही सब चलते हैं झगड़ेबाजी, और क्या चलती है परिवारों में, और कोई खून के प्यासे तो है नहीं। पर उसमें हम क्यों सहन नहीं कर पाए ना, हम सामने वाले की बात को मतलब शांति से सहन नहीं कर पाए। सहन करते तो हम शायद कुछ बोलते नहीं, आराम से मान लेते उसकी बात को। रिएक्ट करना जरूरी ही कहाँ था? जहां भी रिएक्शन है वो कर्म बंद तो करेगा ही करेगा भाई। जहां भी रिएक्शन है आप ये मान के चलो, आप मन से, वचन से, काया से कैसे भी रिएक्ट कर रहे हो, अगर आप मुंह से नहीं भी बोलते पर मन से आपको लगता कि यार अब क्या हो गया, इतने सी जरा से बर्तन बजे नहीं और इन्हें बोलने की क्या बात हो गई, तो भी कर्म बन जाता, मन में ही आ जाती बात। तो ये बात हो जाती है कि हम लोगों को हर समय सारा ध्यान हमारा निमित्त के ऊपर है। हमारा सारा पूरा दिन आप देखना, कल एनालाइज करना अपना दिन, अपना नेक्स्ट क्लास तक। हमें नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को दोबारा पूछेंगे आप लोगों से कि किसने अपनी दृष्टि को देखा। हर समय दृष्टि निमित्त पे जा रही है, आप देखना पूरे दिन में आपकी दृष्टि उपादान कारणों पे जाती कहाँ है। आपका मतलब एक, जैसे घड़े का एग्जाम्पल वापस लेते हैं हम, तो अगर घड़ा थोड़ा सा 19-20 आ जाएगा तो हम 1 मिनट में जाके कुम्हार से ही लड़ेंगे। हम मिट्टी की योग्यता पे नहीं डाउट करेंगे, हम तो कुम्हार से ही लड़ेंगे, भाई साहब कैसा घड़ा बनाया तुमने यार। हर जगह दुनिया में यही हो रहा है कि हम लोग एक्चुअल कारण को समझते नहीं है, और हम दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे कारणों से लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं उनसे। और अगर आप ये निमित्त उपादान का चैप्टर आज समझ गए ना, तो आपके जीवन में कलेश नहीं बचेगा, एक भी कोई कर्म बंध नहीं बचेगा, जितना आपके जीवन में ये निमित्त उपादान आता चला जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम तो पर्सनली ये फील करते हैं कि हमारी तो पूरी की पूरी लाइफ इस निमित्त उपादान को समझने से बदली थी। 2-3 थ्योरीज हैं हमारी लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ है एक कर्म ये निमित्त उपादान का इसमें। तो आप इस चीज को बहुत सीरियसली समझो। जो डाउट है, अभी तो आएंगे ही आपके डाउट, कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने ऐसा आज प्रपोज किया कि एक क्लास में हम लोग मेन नया टॉपिक लेंगे और फिर सोचने समझने का समय देंगे। उसके आप क्वेरीज ग्रुप में डालना, फिर हम चित्रगुप्त जी नोट करेंगे, फिर अगले उसमें क्लास में हम उन सबको लेंगे। तो वो चीजें क्या होगी कि आपको क्लियर हो जाएगा और आपको सोचने समझने का टाइम मिलेगा, एक
दोबारा से रिकैप भी हो जाएगा शॉर्ट में वो टॉपिक। तो इसीलिए आज हम थ्योरी को समझ रहे हैं पहले, निमित्त और उपादान, जो उसका मुख्य कारण है, जो उसका कर्ता है, जिसकी वजह से वो कार्य हो रहा है, वो उपादान कारण है और सहयोगी कारण निमित्त है। हम दोनों में से किसी भी एक के अस्तित्व को लोप नहीं कर रहे हैं, किसी की भी इम्पोर्टेंस को मना नहीं कर रहे हैं, पर कारण उसका निमित्त नहीं होता, कारण उपादान ही होता है। कार्य होना होगा तो उसके लिए कार्य जो होने का जिम्मेदार है वो उपादान है, बाकी निमित्त तो सपोर्टिंग एलिमेंट है कि ठीक है भाई हो गया। एक मूवी बनती है ना, जैसे एक मूवी के अंदर मेन तो अब हीरो है, आप हीरो की वजह से एक मूवी देख रहे हो, समझो एक्टर है उसकी वजह से देख रहे हो, तो क्या उसके बिना सपोर्टिंग एलिमेंट्स के काम हो सकता है क्या? आप कैमरा हो गया, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हो गए, जो हॉल में बैठे हो वो हो गया, एक ड्रेसमैन हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, जो बाद में नाम चलते हैं इतने लंबे 500,000 लोगों के नाम चलते हैं जिनको कोई पढ़ता भी नहीं है, मूवी खत्म होने के बाद देखता भी नहीं है। उन सबका रोल नहीं था क्या? उनमें से कोई एक जना भी नहीं होता ना तो पूरी शूटिंग रोकनी पड़ जाती है कई बार। आज पता चला मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं आया, अब क्या करेगा? हीरो हीरोइन बैठे रह जाएंगे सारे, शूट ही नहीं कर सकते, वो तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं पहुंच पाया। ये सब निमित्त कारण है, निमित्त कारणों की भी इम्पोर्टेंस पूरी है, बट बाकी निमित्त कारण नहीं होते तो कई बार उसके सब्स्टिट्यूट से काम चल जाता है। चल भाई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो कोई जूनियर मेकअप आर्टिस्ट है या कोई और है, उसको बुला लिया, इधर से पकड़ लिया, यार फटाफट आज काम कर, शूट तो करनी है अपने लोगों को। तो ये निमित्त तो कई बार नहीं होते तो दूसरे दूसरे पकड़ के भी हम काम चला लेते हैं, पर उपादान ही नहीं है, आज हीरो ही नहीं आया, फिर क्या करोगे? सारी टीम बैठी रह गई, कुछ ही नहीं कर सकते। डायरेक्टर भी नहीं आया हो ना तो भी पिक्चर की शूट हो सकती है, वो वहां से इंस्ट्रक्शन दे दे, कुछ भी कर दे, जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर संभाल ले, कुछ भी कर ले, बट एक्टर ही नहीं आया, फिर क्या करोगे? तो उस चीज का, हर चीज का एक होता है मुख्य कारण और बाकी सारे होते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट्स। काम सबकी मिलने से ही होता है, पर सपोर्टिंग एलिमेंट्स कारण नहीं होता, इतना ही हमें बस समझना है कि कारण उपादान है, निमित्त नहीं है। समझ रहे हो? क्यों वनु, समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। ठीक है ना? तो कुछ भी हो रहा है मतलब अपने कर्म ही उसके लिए जिम्मेदार है, ना अंकित, ना आपके सास ससुर, ना घर वाले, ना जीजा साला, कोई रिश्तेदार, दुनियादारी, बच्चे, घर, माँ, मौसम, माहौल, कोई भी चीज हमारे किसी उदय को नहीं बदल सकती। आज हमारा को उदय अगर अच्छा आना है तो सारी प्रकृति अपने आप बदल जाएगी, और अगर बुरा आना है तो भी सारी प्रकृति अपने आप नेगेटिव बदल जाएगी। आप ये सोचे जाओ कि ये मुझे खुश करता है, ये मुझे दुखी करता है, ये मुझे अच्छी तारीफ करता है, ये मुझे गिफ्ट दिलाता है, ये मुझे गाली देता है, ये मुझे मारता है, कुछ भी समझे जाओ, ये सब अपने उदय के अनुसार होगा या अपने उदय के बिना भी हो सकता है। तो ये चीज को हम प्रैक्टिकल में पर समझ नहीं पाते हैं, ये हम इसको इस तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। आप देखो लॉजिक सब समझ जाते हो आप लोग, 1 मिनट में फंडा क्लियर है, हाँ भाई सबकी मुंडी सही हिलती है कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हो। बट जब हम जैसे ही अभी इस क्लास के बाद हम जाते हैं, कुछ अप्रोच करते हैं, अब वो सामने वाले ने आके कुछ भी कर दिया, बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, उसने नुकसान कर दिया, उसने शोर मचाया, उसने कुछ भी कर दिया। अब हर चीज में 1 सेकंड में हम लोग निमित्तों पे दोषी हो जाते हैं कि भाई इस वजह से, तेरी वजह से ये परेशान हो गई, तुझे ये संभल नहीं सकता क्या, तू सोच नहीं सकता, ध्यान नहीं रख सकता क्या, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मुझे एक चीज पूछनी है। जी पूछिए। मुझे द्रव्य कर्म का रोल मान लो समझ में आ गया, उससे उसके रिजल्ट के हिसाब से हमें 9 कर्म हमें एलोकेट होते हैं, उसके रिजल्ट से हमारे पास फिर उदय में कर्म आते रहते हैं, राइट, जो हमको भोगना होता है। और अब जो ये जो निमित्त है, जो कारण हो गया, उसका भी रोल मुझे समझ में आ गया कि ये सपोर्टिंग कारण होते हैं। लेकिन उदय में आए कर्म और जो उपादान है, इनके बीच में मुझे डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है। लाइक आई डोंट नो हाउ टू थिंक अबाउट इट इन कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं।
तो कोई एग्जाम्पल दे के ऐसे बताओ कि जहाँ पे ये निमित्त हो गया और ये उपादान हो गया और हम जो कर्म भोग रहे हैं वो मतलब हम हैं और कर्म मतलब सब चीज मिक्स हो रही है ऐसा लग रहा है। तो वही आलोक ने बोला ना कि फिर उपादान और द्रव्य कर्म तो सेम हो गए, तो पर जब हम अपने ऊपर ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही होंगे। जैसे जैसा हर चीज में उपादान कारण हमारे कर्म के उदय ही होंगे। बट मैंने कहा कि जीव के अलावा चीजों को देखो ना, ऑब्जेक्ट्स को देखो। निमित्त उपादान तो ऑब्जेक्ट्स में भी लग रहा है, उनके तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं है ना। उनके तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म ये तो खाली जीव के साथ जुड़े हुए हैं। पर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बन रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, उनके बनने का कौन कारण है, उनके बनने बिगड़ने का कौन कारण है। तो उनमें आप खाली द्रव्य ये निमित्त उपादान लगाएंगे। बट अगर अपनी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे तो आपका सारे वो उपादान कारण में आप हर चीज में द्रव्य कर्म तक पहुंचते चले जाएंगे कि ये ठीक है। जो भी नौ कर्म मिला उसका उपादान कारण कौन है, तो उपादान कारण तो द्रव्य कर्म ही है। घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे। तो फिर वही जो आलोक को ने बोला वो चीज आ जाएगी कि उपादान कारण और द्रव्य कर्म आपको सेम लगने लग जाएगा। अगर अपनी सिचुएशन को सोचोगे तो सिमिलर सेम है, आप मान लो। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको अपनी लाइफ में ही तो इन चीजों के बारे में सोचना है कि भाई डे टू डे जो हमारे साथ घटनाएं होती रहती हैं या जो जो इवेंट्स आते रहते हैं इनमें उपादान क्या है और ठीक क्या है, निमित्त है और क्या कर्म है। बिल्कुल। आप अपनी अगर मतलब लिविंग बीइंग्स के बारे में सोच रहे हो तो वो लगभग वही चीज बैठेगी जो आपके जितने भी उपादान कारण हैं वो आपके सारे के सारे द्रव्य कर्म ही हैं। जैसा द्रव्य ठीक है। कर्म का उदय आएगा वो वैसा ही आपको नौ कर्म मिलेगा, और नौ कर्म के हिसाब से अब आप आगे अगर रिएक्ट करोगे तो भाव कर्म बंधेगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। बट हम इसमें जैसे और जब डीपर चीज में जाएंगे ना तो कोई कहेगा कि भैया द्रव्य कर्म का कौन है उपादान कारण। आपने हमारे इस कार्य को तो द्रव्य कर्म बना दिया कारण। द्रव्य कर्म कर्म का भी तो कोई कारण होगा ना, उसका फिर कारण वो फिर उस समय वो निमित्त बन जाएगा, आप उपादान उसका भाव कर्म बन जाएगा। क्योंकि द्रव्य कर्म किसकी वजह से उपस्थित है, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। वो किसकी वजह से है, तो वो भाव कर्म की वजह से है। तो हाँ जब आप सारी बातें अगर नौ कर्म की कर रहे हो, जब हम सारी बातें नौ कर्म की कर रहे हैं कि वो किसकी वजह से है, तो उसमें आपका हर एक में आंसर यही होगा कि वो तो द्रव्य कर्म की वजह से है, द्रव्य कर्म की वजह से है, द्रव्य। तो अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हमें मिल रहा है, जो भी नहीं मिल रहा है, वो सब नौ कर्म है। और नौ कर्म सारे जो हैं वो द्रव्य कर्म की वजह से ही होते हैं। सारे नौ कर्मों का जो है वो उपादान कारण द्रव्य कर्म ही है। जब तक आपकी दृष्टि सिर्फ नौ कर्म पे है तो सारी बातों को बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो उनका कारण तो द्रव्य कर्म है भाई। या बेसिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि भाई रूटीनली जो हमारा रूटीन में जैसे होता है, कोई भी चीज एक कर्म में आई, कोई उदय में आई सपोज हमारे, तो क्या देखते ऑब्वियसली हैं। उसका कोई ना कोई हम्म, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमें बच्चों के साथ ही कुछ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उनकी किसी बात पे, तो उस टाइम हम उसको इसी वे में लें कि भाई हमारा कोई ना कोई ऐसा कर्म उदय में आया कि हमें उनके ऊपर गुस्सा आया, और हम उसको उस टाइम पर वो मान लेते हैं कि भाई बच्चों की वजह से या उसने ऐसी हरकत करी तो हमें उसके ऊपर गुस्सा आया, तो हमें ये कोई ना कोई ऐसा जरूर उदय में आया होगा, हमें उसको निमित्त नहीं मानना। मतलब बेसिकली यही चीज समझ के चलनी है। निमित्त मानना है, कारण नहीं मानना हाँ, है। मतलब कारण नहीं मानना हाँ कि तो उसकी वजह से हुआ है, हम उसको मतलब कारण मान लेते हैं कि भाई उसी को ही हम एक तरीके से फॉल्ट हो जाता है कि भाई इसकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ या इसकी वजह से ऐसे हुआ। तो हाँ हमें अपनी प्रैक्टिस में नहीं करनी है मतलब। देखो कि एक ना किसी भी चीज को पकड़ने का बस हमें तरीका बदलना है कि परेशान होना था तो बच्चे ने गिलास तोड़ा कि गिलास टूटा तो हम परेशान हुए। बस उसको देखने का एंगल ही बदल रहा है कि हमारा परेशान होने का उदय कर्म आना था तो इसलिए वो बच्चे ने गिलास तोड़ा। असली कारण तो ये है, उस बच्चे को भी गिलास इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि हमारा उदय कर्म ऐसा था। और
एक्चुअली में, और हम चीज को पकड़ते हैं वाइस वर्सा कि उसने ग्लास तोड़ा तो इसी वजह से मैं परेशान हो गया, जबकि हमारे, अगर हम सिर्फ अपनी कर्म की बात कर रहे हैं, उसका भी कर्म है ग्लास तोड़ना करना, उसको एक बार साइड रखो। बट अगर हमारा कर्म उदय में आया तो वो छल के ऐसे ऐसे काम कराता है दूसरों से कि हम लोगों को फायदा नुकसान वो चीज पहुंचाते हैं। वो तो निमित्त बनते रहते हैं सारे, और हमारे कर्म जो हैं उछल उछल के वो सारे काम कराते हैं। जैसे आज मेरा एक कर्म उदय में आया, वही एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए प्रॉफिट वाला, तो कैसे हो जाएगा? कोई एकदम से वो कर्म कैसे, मतलब मेरे को एकदम से 10 लाख कैसे आ जाएंगे? वो कर्म अपना पूरा साम्राज्य फैलाता है, वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, मैं फोन करूंगा आलोक को कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं यार, कोई तरीका बता। फिर वो मुझे तरीका बताएगा और मैं उसको मानूंगा, फिर उसमें पैसा लगाऊंगा, निकालूंगा, 10 लाख प्रॉफिट आएंगे। ये पूरा, इसको अभी हम जब और इसकी फाइन ट्यूनिंग में जाएंगे, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती पर्याय। मतलब कि जब कारण कारण जब कार्य होना है ना, समझो 1 साल बाद भी, तो उसके जाल अभी से भी बिछने शुरू हो जाते हैं। 1 साल के 100 साल, 1000 साल बाद की भी चीजें अभी से डिसाइड होनी शुरू हो जाती है कि भाई 1000 साल बाद ये काम होना है, तो आज उसकी नींव आज से ही रखी जा रही है। तो उस चीजों का सब कुछ होता है। आज जैसे नया मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, तो ये नया इतना भव्य ऐसा मंदिर बनना था, तो इसकी नींव रखी गई कि बाबर ने इसकी मस्जिद, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई। नहीं तो हो सकता है वो मंदिर अभी तक वैसे ही पुराना फटेहाल में चल रहा होता और लोगों को इतनी कदर भी नहीं होती उस मंदिर की। हिंदुस्तान में करोड़ों मंदिर है, सबकी कदर तो कर नहीं रहे। आज उसकी कदर क्यों हो गई? क्योंकि वो टूट के बन के हुआ, उस पे पूरे हिंदुस्तान का बवाल हुआ, फिर आज उसका प्रधानमंत्री जी उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, सारा देश उसमें लगा हुआ है, तो आज उस मंदिर की उतनी महिमा हो गई। और उस मंदिर की महिमा ही होनी थी तो वो 400 साल पहले इसलिए उसको बाबर ने तोड़ा था। नहीं तो 400 साल से अगर किसी ने तोड़ा नहीं होता, कुछ हुआ नहीं होता, तो शायद उस मंदिर की आज इतनी कदर नहीं होती। तो कोई चीजों की बैक जो है ना, बहुत लंबी, हजारों लाखों सालों तक भी जाती है। तो वो चीजें, कर्म जब जब जैसा उदय में आना होता है ना, तो उसके बहुत पहले से उस चीज की भूमिकाएं तैयार होनी शुरू हो जाती है। जितने दिन की उसकी मैच्योरिटी है, जितने दिन में वो, मतलब वही मैंने कहा कि अगर मुझे 1 साल बाद 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होना है, तो वो आज से उसकी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी कि मैं उस तरीके का काम करूंगा। हम उस तैयारियों को अभी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पकड़ पाते, तो हम लोग ऐसे ही कई बार विचलित होते रहते हैं। जैसे आज ये मंदिर बन गया, अच्छा, तो अब हमें तो मन को शांति है, पर जब तक मंदिर नहीं बन रहा था तो सारा हिंदुस्तान परेशान था। वो उसके उपादानगत योग्यता को जानता ही नहीं था कि ये अच्छे के लिए हो रहा है, कि ये आगे जाके बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है। इसीलिए सारा हिंदुस्तान जितना ज्यादा परेशान हुआ, उतना ज्यादा उसका सपोर्ट बढ़ता गया, उतना वो बड़ा मंदिर बनता गया, उतना बड़ा उसके लिए फंड रेजिंग हो गई, उतनी बड़ा वो पॉलिटिकल इशू बन गया। जब उतना बड़ा बनना था तो उसको पूरे हिंदुस्तान को पहले बवाल मचाना पड़ा ना। समझ रहे हो बातों को? आप लाइफ में किसी भी चीज को देखोगे तो उसकी बैक रूट्स जो होती हैं बहुत पहले पहले से शुरू हो जाती हैं। हम लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते। अब कारण जो है, हम निमित्त को ही दिखता है हमें, निमित्त को ही हम दोष देते रहते हैं। ये हमारी धर्म की समझ की कमी है कि हम लोग निमित्त को कुछ करते हैं। निमित्त तो एक्चुअली में कुछ करता ही नहीं है। समझ गए एकता भाभी? निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है। जबरदस्ती उस बेचारे को डांटना पीटना बंद करो, वो बेचारा कुछ नहीं करता है। तो निमित्त का, प्रॉब्लम कुछ करता नहीं है। निमित्त मेन का, तो एकता अभिषेक है निमित बेचारा फंस जाता है। बस तो एकता के कर्म उदय में आते हैं, वो बेचारा निमित्त फंस जाता है कि उसके सामने। तो ये चीज को समझ लो। ये मंदिर वाला बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल था, और कभी हम लोगों ने राम मंदिर वाले इवेंट को इस एंगल से सोचा ही नहीं कि हाँ मुगल्स भी रिस्पॉन्सिबल थे जो आज हुआ है उसके लिए। रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, निमित्त थे। हाँ, यही यही तो हम मैंने कहा कंफ्यूज हुए थे। मुगल्स रिस्पॉन्सिबल भी हम, रिस्पॉन्सिबल थे, हमने हमेशा उनको नेगेटिव लाइट में ही देखा कि भाई हाँ, वो देखो अच्छा ये मंदिर कारण बनने के है, लिए उन्होंने वो ऐसा किया निमित्त हमारे कारण साथ। बन गए वो भी। दैट्स व्हाट, नो कि हम्म। हमें लगता था कि भाई हाँ बट देखो हम ऐसा हुआ इन लोगों रिस्पॉन्सिबल के साथ, वर्ड पे बट मैंने एक्चुअली ऑब्जेक्ट आज किया। रिस्पॉन्सिबल वर्ड राइट नॉर्मली जो है उपादान के लिए ही हमको यूज करना चाहिए। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिस्पॉन्सिबल तो उपादान ही है, बाकी सब तो सपोर्टिंग है।
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल वर्ड आप खाली उपादान के लिए यूज करोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। हम रिस्पॉन्सिबली तो निमित्त को मानते रहते हैं, तभी तो कलेश है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज के लिए। हम निमित्तों को दोष दे देते हैं कि भाई वो है कारण। हाँ। तो कारण और क्या कह रहे हो? रिस्पॉन्सिबल मतलब कारण हो गया ना, हम कारण हाँ मान लेते हैं ना उस चीज को। हाँ, कारण हम उसको निमित्त भी, मतलब निमित्त के लिए भी हम कारण बोलते हैं, पर उपादान कारण मान लेते हैं हम उसको, कि उसको उपादान कारण मान लेते हैं। जो सब चीजें हमारे सिर्फ निमित्त है, हम उसको उपादान मानते हैं, तो ही सारी जिंदगी की कलेश है। तो बस वो जैसे कि उसकी वजह से हुआ है, हाँ रीजन मान लेते हैं। हाँ, रीजन कह लो, रिस्पॉन्सिबल मान लो, चाहे वो कारण मान लो, जो भी कह लो वो हम मान लेते हैं। ये सब वर्ड उपादान के लिए यूज होने चाहिए, बट हम इसको निमित्तों में यूज करते रहते हैं, जबकि तो असलियत निमित्त में के लिए क्या यूज करना चाहिए? मैं निमित्त के लिए क्या मतलब, बस निमित्त जैसे मैं तो शब्द खुद ही ही निमित्त का इस्तेमाल करो। वो तो सिर्फ एक निमित्त है। निमित्त को तो इग्नोर करना है। निमित्त का बेचारे का कहीं कोई रोल ही नहीं है। उसको तो उसको तो जैसा उपादानगत योग्यता है उसको पेश होना पड़ता है, वो कार्य करना पड़ता है। वो उसको अवॉइड ही नहीं कर सकता, वो उसको स्किप नहीं कर सकता। उसके हाथ में वो पावर ही नहीं है। जैसे हम वापस अगर कठपुतली वाले उदाहरण पे आते हैं, तो वो जितना मर्जी चतुर होशियार चलाने वाला हो, जितना मर्जी अलर्ट था, जितना मर्जी कुछ था, बट अगर मेरी उपादानगत योग्यता ऐसी आई कि मुझे लगना ही लगना है, तो उससे गलती होगी ही होगी। वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है। ये जैसे ही आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा, आपको उससे बैर नहीं होएगा, उससे दुश्मनी नहीं होगी, उससे बुरा नहीं मानोगे। हर कोई को चीज को समझ लो कि मतलब आज अगर मेरे को खाने में रोटी जली हुई आनी है, तो पूरा 3 लोग ऊपर के नीचे हो जाए, दुनिया पूरी कोशिश कर ले, अच्छे से अच्छा कुक हो दुनिया में, अच्छे से अच्छी व्यवस्था रखे, पर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा उपादानगत योग्यता ही ऐसी है। तो निमित्तों के हाथ में कोई पावर नहीं है। पावर सिर्फ उपादान के हाथ में है, निमित्त के हाथ में पावर नहीं है। निमित्त तो बस वो इशारों पे नाचने वाला है। जैसा उपादान उसको बोलेगा काम करने के लिए, वैसा वैसे निमित्त चलते जाएंगे। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर ही नहीं है कि वो कुछ भी उसमें 19-20 कर सके। मतलब एक घड़ा भी बन रहा है, तो वो मिट्टी उस कुम्हार को चला रही है। हमें लगता है कि हम जो है कुम्हार मिट्टी को चला रहा है, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि उस मिट्टी को घड़े में कन्वर्ट होना है, तो वो कुम्हार को चला रही है कि ऐसे बना। अब हमें कर्मों के एक्शन ऐसे दिखते नहीं है, तो हमें तो लगता है भाई कुम्हार मिट्टी को चला रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे बच्चे अगर दंगा कर रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हो कि आपको परेशान होना है, तो बच्चे दंगा कर रहे हैं। बस चीजों को देखने का एंगल ही हमें ठीक करना है। हमें यही समझ में आना चाहिए कि मेरा परेशान होने का उदय होगा तो बच्चे दंगा करेंगे ही करेंगे, वो चाह के भी नहीं रोक सकते। उनको बहुत मन कर रहा हो ना आपको सपोर्ट करने का, अच्छे करने का, तो भी वो कर नहीं पाएंगे। वो एकदम सिंसियरली आपको सपोर्ट करना चाह रहे होंगे ना कि अच्छा नहीं यार, मम्मी ने बोला है परेशान मत कर, तो मैं नहीं करूं। वो बेचारा दिल से भी चाह रहा होगा, तो भी कर नहीं पाएगा। उससे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होएगा ही होएगा, जिससे आप परेशान होगे। लेकिन हमारे साथ वो उल्टा हो जाएगा। हैं? वो तो सीधा करेगा, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है उसी से भी उल्टा हो जाए। कल को वो भी बेचारा ला रहा हो ढंग से पानी का गिलास हाथ में, और वो बेचारा ठोकर खा के गिर जाए, उससे ही उल्टा हो जाए। मतलब अच्छी इंटेंशन उसकी अच्छी भी हो, तो भी काम उससे गलत हो सकता है। और कई बार वो हम जानबूझ के भी गलत कर सकता है, क्योंकि हमारे कर्म के उदय आ रहे। बट आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर आपका उदय अच्छा है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए तो वो आपसे गलत करवा ही नहीं पाएंगी, मतलब किसी से आपके प्रति। और आपका खराब है तो कोई अच्छा कर नहीं सकता। जैसे ही ये बात समझ में आ जाएगी ना, हम दूसरों को दोषी मानना छोड़ देंगे। हमारा जीवन में पूर्ण रूप से शांति प्रकट हो जाएगी। कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की वजह से कुछ मिलता ही नहीं। आलोक भाई अगर कोई पेमेंट मार के भाग गया, तो उसका जिम्मेदार कौन? उपादान कारण तो आप ही हो। आप ही के नुकसान होने थे, तो आपका नुकसान हुआ। वो निमित्त बन गया, आप निमित्त को आप दोष दिए जाओ, वो चोर, वो
गलत, वो चोर, वो ऐसे जो मर्जी बोले जाओ। जितना आप निमित्तों को कारण मानते रहोगे, दोषी करते रहोगे, उतने नए कर्म मानते रहोगे। और जहां आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई कि भाई देखो उपादान कारण तो यही है, मेरे ही कर्म के उदय हैं, तो आपको मन एकदम से शांत हो जाएगा। ठीक है, बोलो जी, और किसी का कोई प्रश्न इस बारे में? समझ में आ गया अब तो सबके? थम्स अप दिखाओ, समझ में आ गया तो। समझ में आ गया। आलोक भाई अभी समझ नहीं हाँ करूँ कि ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा कि भाई कुछ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसे कैसे तुमने सब कुछ उपादान पे डाल दिया, निमित्तों की तो मैं बैंड ही नहीं बजा सकता अब कल से कैसे करूंगा? बात ये है, हाथ पे हाथ रख के आदमी कैसे बैठ सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हमने कब कहा हाथ पे हाथ धर के बैठो? हमने पूरे 1 घंटे के प्रवचन में एक बार भी नहीं बोला हाथ पे हाथ धर के बैठना है कुछ सेशन में। कब बोला बताओ? हम तो कह रहे हैं आप सही चीज को सही जिम्मेदार मानो, गलत को गलत जिम्मेदार मानो। आप अपना कार्य कर रहे हो, उसके बीच में गलत होगा तो आपके उपादान से होगा। आप उसको कारण दूसरे को क्यों मानते हो? कार्य करे जो। हम कब कह रहे हैं कि आपका पेमेंट मारने वाला का अच्छा है? हम कहते हैं बुरा है, पर बुरा निमित्त है, पर उसका कारण कौन है? बात तो यहाँ हो रही है कि जिसने पेमेंट मारी तो उसका कारण आप हो या वो है? भाई कारण मानते हैं, चलो हम हैं, तो उसमें हम कोई रिएक्शन ना दे, बस मर गई खत्म। नहीं तो छुट्टी। दे लो, रिएक्शन देना है तो रिएक्शन भी दे लो, पर फंडामेंटल वो तो फिर क्रिया रह जाएगी ना। कॉन्सेप्ट तो ठीक रखो, अभिप्राय तो ठीक रखो कि देख भाई पेमेंट तो मेरी मरी है, वो मेरे ही कर्म की वजह से मरी है, उसमें उस बेचारे का तो कोई दोष है नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता निकला है भाई। तो उससे आप उस लेवल का बैर नहीं बांधोगे। आप अपनी कोशिश करते रहो पेमेंट मांगने की, बट अपना अगर फंडा आपका क्लियर है ना, तो आप तो सिर्फ क्रिया ही तो कर रहे हो ना आप पेमेंट मांगने की। अभिप्राय और परिणाम तो आपके सही हैं। जैसे एक माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, देखो उसको माँ कई बार ऐसा भी बोलती है, जान से मार दूंगी तेरे को, हाथ पैर तोड़ दूंगी। पर क्या माँ के कभी इंटेंशन में, कभी परिणामों में, अभिप्रायों में ऐसी बात आती है क्या कि मैं उसको जान से मार दूं, कि उसके हाथ पैर तोड़ दूं? सिर्फ क्रिया ही तो है ना। उस समय उसको कभी भी किसी माँ को बच्चे के हाथ पैर तोड़ने का अभिप्राय का दोष नहीं लग रहा, उसका कर्मबंध नहीं है माँ को ऐसा बोलने में कि तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, इस साले को कुएं में फेंक दूंगी और ये कर दूंगी, जान से मार दूंगी। आजकल तो उतना खराब बोलते नहीं है, पहले तो हमने तो बहुत सुने और हमसे पहली पीढ़ियों ने तो बहुत ही सुने। वहां तो रोज ही यही काम होते भैया थे। बाप को तो कर्म बंद हो जाएगा अगर बाप ऐसा बोले बाप तो सोच ही लेगा कि मैंने इंटर मार दिया। बाप की भी योग्यता होगी, क्या करेगा बेचारा। तो वो चीजें लेकिन क्या जब है हम कि ऐसा बोलते हैं बच्चों को कभी गुस्से से, तो उसमें बोलने के तो कर्म बंधन होते ही है। बोलने का मैंने बोलो तुम। बताया ना आपको, क्रिया का कर्मबंध कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल है वो, कुछ नहीं मायने रखता उसको। आप बड़ा डांट सकते हैं, डांटने में कोई बुराई नहीं, हम डांटते के भले के लिए निमित्त ठीक है, का कोई डांट सकते हैं। निमित्त का कोई दोष ही नहीं है, डांटना क्यों है? ना 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 ना, डांटना तो पड़ता है भाई। अब हाँ बेटा अभिषेक को डांट लेना, निमित्त का दोष नहीं है बेचारे का। डांट जिसका दोष उसी को डांटो। अभिषेक अभिषेक का अपने आज बहुत लंबा खाता है, उसको अमित और छोड़ो। अमित और का लगता है नेट बहुत वीक है, उसकी आवाज कट कट के आ रही आती है, तो कुछ मुंह हिलता हुआ दिख रहा है, कुछ सुन नहीं रहा। भैया कुछ बोलते। कट के आती है आपकी आवाज। तो तुम्हारी बात आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, पास लो। अब सही। शकल तो हमारी नहीं, आवाज अब आवाज सही है। कट हाँ, के ही पास में आती है, आके आवाज ठीक आई। जब भी आई है थोड़ी बहुत कटती है, बाकी नेटवर्क शायद वीक होगा। तो बात को समझ ही गए ना आपने सब कि भाई आप क्रिया करो। मैं आपको कोई भी क्रिया करने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। आलोक भाई अपनी पेमेंट मांगो, तकाजा करो, आपको जो करना है करो, मेन पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो पीछे कि भाई कारण तो मेरे कर्म का उदय ही है। अगर आनी होगी फिर भी तकाजा करके लड़ भिड़ के भी आनी होगी तो मेरे कर्म के उदय होंगे तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और दूसरे से को कारण मानना गलत है बस।
आप यहाँ सबसे बड़ी से भूल इसमें हो रही है, क्रियाओं को क्यों देखना है कि हम क्या करें नहीं करें, करो जो कर रहे हो। कहीं भी मैंने कोई भी काम करने के लिए तो मना आपको किया ही नहीं है। अभी 6-7 अपने सेशन हो गए, मैंने एक भी काम बोला है आपको कि ये मत करना आज के बाद, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत छोड़ो, ये मत करो, इससे ऐसे मत बोलो, कुछ बोला है? मैं तो आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहा हूँ कि उसके पीछे का कारण आप हो। अब उसके बाद आपको पता चल जाए कि भाई मेरी वजह से ही, मेरे कर्म की वजह से ही हुआ है, ठीक है, अपना नॉर्मल रूटीन में आप करोगे उस इंटेंशन के साथ, फिर आप उसको नहीं लड़ोगे उससे, जब आपको पता चल जाए कि गलती आप ही की है। कई बार हमें तो ऐसा नहीं होता, किसी से ऐसे लड़ने लग जाते हैं, वो सामने वाले, हमें पता तो चल जाता है हमारी गलती है, बट फिर भी हमें थोड़ा दिखावटी लड़ना तो पड़ता ही है कि यार नहीं तो ये सामने वाला हम पे हावी हो जाएगा, तो थोड़ा नाटक सा हम करते हैं, हाँ नहीं नहीं भाई साहब गलती तो आपकी भी है, ऐसे तो नहीं बोलोगे, जबकि हमारे अंदर दिमाग में चल रहा होता है गलती तो मेरी ही है। होता है नहीं होता है ऐसा? तो उसमें हमारे बहुत ऊपरी ऊपरी कर्म बन रहे हैं, क्योंकि हम उससे लड़ना तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम बस अपना उसको दिखा रहे हैं, जैसे माँ बच्चे को डराती है कि तेरे को मारूंगी, कूटूंगी, वो करूंगी, बट उसको पता है कि ये खाली मुझे इसको भड़काना है, मारना पीटना थोड़ी है कोई। ठीक है ना? एंड करें फिर आज का? Yes. इसकी जो भी क्वेरीज होगी आप कृपया चित्रगुप्त जी को नोट करा दें, ग्रुप में भेजें या उनके पास नोट कराएं, जैसे भी करें, ऑडियो नोट बना के भेज दें। अगर लिखने में मेहनत ज़्यादा लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो ऑडियो डिस्कस कर लेंगे और फिर अपना नेक्स्ट सेशन में सारे डाउट्स और इसके और फाइन ट्यूनिंग करेंगे और इसके परतें उतारेंगे। बट मूल बात को आप समझ के चलो, जो भी कार्य हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे कर्म के उदय के बिना कुछ भी नहीं हिल रहा, हमारे जीवन का पत्ता भी नहीं हिल रहा। ठीक है? भाई ठीक है? ओके जी, ओके, Yes. Okay, जी. ओके जी, चलो Good जी, night, गुड नाइट। everybody. Thank Good night. you. Good night. शुभ रात्रि।